अब हमें जिस पल का इंतजार था, हमारे आज के इस आयोजन के मुख्य अतिथि अध्यक्ष राजस्थान धरोहर प्राधिकरण, जिन्हें हम राजस्थान के सामान्य ज्ञान में पढ़ते थे, आज उन्हें प्रत्यक्ष सुनने का मौका हमें मिल रहा है। धरोहर संरक्षण को लेकर आप बेहद संवेदनशील हैं। मैं बड़े सम्मान के साथ आपकी जोरदार तालियों के साथ माइक्रोफोन पर आमंत्रित करता हूं श्री ओंकार सिंह जी बखाल साहब। आज के इस कार्यक्रम के मंच पर विराजमान श्रीमान गुलाब सिंह साहब, श्री महिपाल सिंह जी, कीर्ति महेश्वरी जी, श्रीमान संबोध सिंह साहब, प्रोफेसर गजादान जी, गुलाब सिंह जी चौहान साहब, राम सिंह जी आडा साहब, मोहन सिंह जी रत्नू, शेखावत जी, अन्य सारे विद्वान महानुभावों और देवियों, मेरे सामने एक संकट है कि मैं सच बोलूं या कितना झूठ बोलूं, इन दोनों में से दिक्कत आ रही है। दिक्कत इसलिए आ रही है कि संसद में बोलना सबसे आसान काम है। मैं सांसद रहा हूं। आम सभा, 1 लाख की आम सभा में बोलना और आसान है, पर ये आप जैसे पढ़े लिखे लोगों के सामने, जो रोज पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, उनके सामने बोलना रिस्क भी है, और कभी कोई टप्पा लग जाए तो पास होने के चांसेस भी है। मैं जोधपुर विश्वविद्यालय के प्रारंभिक वर्ष काल में यहाँ पढ़ने के लिए आया था। बस मेरे से एक गलती होगी जिसको मैं जिंदगी भर भुगत रहा हूँ। डॉक्टर सोमदान जी हमारे साथ ही पढ़ते थे। उनकी तब सगाई नहीं हुई थी, इसलिए उन्होंने अंग्रेजी लिटरेचर ऑप्शनल सब्जेक्ट ले लिया। मेरी सगाई मेरे जन्म से पहले हो गई थी। मेरी ससुर, मेरे पिताजी दोनों मित्र थे। मेरी पत्नी का जन्म हो गया था और ये कहा कि अगर हमारे लड़का हुआ तो अपना रिश्ता पक्का है। तो मेरे वो रिस्क भी नहीं थी, परंतु मैंने देखा कि शायद अंग्रेजी के कारण रुतबा बढ़ जाएगा। मैंने अंग्रेजी ले ली और सिक्योरा साहब की अंग्रेजी मेरे समझ में नहीं आई और मेरे से जोधपुर छूट गया। उसके बाद मैं आपके इस परिसर में आ जाया। उसके बाद इस विश्वविद्यालय के इस परिसर में एक बार कुछ प्रोफेसर्स के झगड़े में या कुछ और झंझट में आगजनी हो गई थी, और उसको लेकर वीवी जॉन साहब यहाँ वाइस चांसलर थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। बरकतुल्लाह साहब चीफ मिनिस्टर थे। उसको लेकर बहुत बड़ा वैसा विषय हुआ और एक हुजा कमीशन बनाया गया। रेवेन्यू बोर्ड के चेयरमैन का 1 मैन कमीशन था, और मेरे जो गुरु थे वो वीवी जॉन साहब, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर में उनका परिचय था, तो उनको वकील बनाया, और मैं उनका जूनियर वकील के नाते इस विश्वविद्यालय की पैरवी करने के लिए आया था। इसलिए मैं ये मानता हूँ कि अगर मैं विश्वविद्यालय की वकालत करने के लिए कभी 1971 के आसपास आया, तो एक लंबे कालखंड के बाद मैं आपके बीच में हूँ। इसलिए आप मान के चलो कि मैं यहाँ का विद्यार्थी 1 साल 1.5 साल रहा हूँ। तो हो सकता है मेरे भाषण में वो सब चीजें ना हो जो आप चाहते हैं, परंतु मैं ये चाहता हूं कि मैं आपके सामने ना बोलूं तो किसके सामने बोलूं, ये मेरे लिए संकट है। आजकल बोलना बहुत आसान है, मैं आपको फिर बताता हूं, पर किसके सामने बोला जाए ये सबसे मुश्किल काम है। आपने दुर्सा आढ़ा जैसा विषय ले लिया। अब दुर्सा आढ़ा का विषय लेने का मतलब सीधा सीधा है कि दुर्सा आढ़ा के जीवन को उन प्रोफेसर साहब को जीना पड़ेगा, और उसके बाद अपने छात्रों को पढ़ाना पड़ेगा, गाइड करना पड़ेगा। मैं भी गजादान जी और इन सबके चक्कर में एक बार आ गया, सांसद हो गया था। मुझे कहा आपको कुछ करना चाहिए। मैंने क्या करना चाहिए? हवाई जहाज यात्रा करने के लिए होती है, कमेटियां बहुत अच्छी होती है, पार्लियामेंट हाउस अच्छा है, मकान बहुत अच्छा मिला हुआ था। तो कहा नहीं कुछ करना चाहिए। तो मैंने कहा फिर करना ही चाहिए। तो दुर्सा आढ़ा जी के नेतृत्व में जो धरना आवा में हुआ था 1643 विक्रम संवत पे, उस पे क्यों नहीं किया जाए?
मैं ईमानदारी से बताता हूँ, मैं सारी बातें इसलिए कहना चाहता हूँ कि ये लोग मेरे नाम ले लेकर के बार बार कहते हैं मैं बड़ा हूँ, ऐसा हूँ, वैसा हूँ। कुछ नहीं है, मैं ही इनकी चक्री में आया आज तक, जो कुछ भी आया, और इसके कारण मैं लखावत बन गया, ईमानदारी से बताता हूँ। तो दुर्सा आडा जी ने जिस अहुआ के धरने में नेतृत्व किया, मोटा राजा ने चारणों के गांव जब्त कर लिए। लोगों ने कहा कि एक आदमी की मान लो किसी तरह की घटना हो गई तो सब चारणों के गांव जब्त करने का विषय नहीं है, और चारण सारे के सारे तय किया हम मारवाड़ छोड़ करके जाएंगे। परंतु धरने में बैठे तो उन धरने को हाथी, कुकर मुत्ते, भील, इस तरह के लोगों को बुला करके उस धरने को उठा दिया गया। इन सब ने कहा मारवाड़ छोड़ करके जाएंगे, मेवाड़ में चले जाएंगे। जब मेवाड़ में जाने की बात हुई तो मारवाड़ के जो प्रधानमंत्री थे गोपाल सिंह जी, अहुआ गोपाल दास जी, उन्होंने कहा नहीं, जाने की जरूरत नहीं है, आप मेरे अहुआ में धरना दीजिए, मैं उसकी सुरक्षा करूंगा। और अहुआ के अंदर धरना हुआ, धरना हो गया, और दुर्सा जी आढ़ा के नेतृत्व में धरना हुआ। विश्व के इतिहास में ऐसा धरना न पहले कभी हुआ, न आने वाले समय में होने वाला। धरना देने वालों ने कटार खा करके अपना प्राणोत्सर्ग किया, और दुर्सा आढ़ा ने खुद ने कटार खाई। अखा बारड जो जोधपुर के महाराजा महारानी साहब ने उनको खुद ने अपने बेटे की तरह पाला पोसा था। जोधपुर महाराजा ने कहा कि बहुत हो गया, चारणों का धरना, कटार खा खा करके प्राणोत्सर्ग कर रहे हैं, आप जाके समझाओ। अखाजी बारड गए तो समझाने थे, पर दुर्सा आढ़ा ने उनको समझा दिया, और वो धरने पे बैठ गए, कटार खा के उन्होंने प्राणोत्सर्ग कर दिया। मुझे सौभाग्य मिला कि वहां पर उसका, मैंने भी ये सोचा कि क्या किया जाए, तो हमने सोचा कि इस अहुआ में कुछ एक स्मारक बना दें। मैं सरकार के पास भेजा है कि हम एक सत्याग्रह उद्यान बनाना चाहते हैं। मेरे एमपी फंड में लिखा कि हम स्मारक नहीं बना सकते। आपत्ति की गई कि सत्याग्रह उद्यान कैसे हो सकता है। मैंने कहा आपकी चिड़िया का उद्यान कैसे हो सकता है। आप अगर पशु पक्षी जानवर उनका उद्यान बना सकते हो तो सत्य का क्यों नहीं बन सकता। आखिर पार्लियामेंट तक मामला गया, और हमने उनसे कहा कि साहब जब उद्यान बन सकता है, कई जगह चिंगाड़े हैं उनका उद्यान बना हुआ है, कई जगह हिरण है उनका उद्यान बना हुआ है, कई जगह चिड़ियों का है, कहीं पर लंगूर का है, कहीं पर शेर का है, कहीं पर रींछ का है, कई जगह भालू का है, तो सत्य का क्यों नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा इसमें ये तो लिखा कि गार्डन बना सकते हो, पर मैंने कहा ये थोड़ी लिखा कि इसमें सत्य नहीं हो सकता। और मुझे सौभाग्य मिला कि दुर्सा जी आढ़ा की मूर्ति भी लगाने का सौभाग्य मिला, और अहुआ के धरने का, अहुआ के अंदर एक उद्यान बनाने का मौका मिला। उसका नाम रखा सत्याग्रह उद्यान। अब वहां से यात्रा शुरू होती है। यात्रा शुरू होती है तो हमारे लिए ऑप्शन क्या है। आज के युग में यह विचार करना पड़ेगा कि जब दुर्सा आढ़ा जी को आप याद कर रहे हो, तो दुर्सा आढ़ा का युग तो आज नहीं आ सकता, डेमोक्रेसी आ गई। उनकी सीख तो आप ले सकते हैं, और उनकी सीख को अगर लेने का काम करना है तो फिर हमको आज की पीढ़ी को क्या वो सब कुछ बता सकते हैं जिससे हम गौरव के साथ आज खड़े हैं। हमारा गौरवशाली स्वर्णिम इतिहास है। ये काम राजनेताओं के लिए एक दिक्कत है, एक तरफ वोट है और एक तरफ ये काम है। तो हमने तय किया कि हम जिंदगी भर चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो मेरी रिस्क खत्म हो गई। वीसी साहब मुझे, गुलाब सिंह साहब मुझे सरकार ने बुला करके कहा कि आप सरकार में काम करो। हमने उनसे कहा मैं काम तो कर लेता हूं, पर मैं काम वो करूंगा जो मरने के बाद जिंदा रह सकता है। तो कहा मरने के बाद कैसे जिंदा रहता है। मैं कहा जैसे महाराणा प्रताप रह गया ना, शिवाजी रह गए। तो उन्होंने कहा फिर तो अपना डिपार्टमेंट खुद ही बना लो। मुझे एक विभाग बनाने का अवसर मिला, धरोहर प्राधिकरण। और उस धरोहर प्राधिकरण में हम लोगों ने कहा कि जिस महापुरुष के जीवनी के द्वारा, भाई आपका शेर, चीता, ये सब धरोहर है, महल माड़िए ये धरोहर है, तो उसमें रहने वाला महापुरुष कैसे नहीं हो सकता धरोहर। और इसलिए
जब हमें एक बार यूआईटी का चेयरमैन बनने का मौका मिला, आधा घंटे में हमने कहा कि तारागढ़ पहाड़ पे हम पृथ्वीराज चौहान का स्मारक बनाएंगे। आप कल्पना कीजिए, 1100 के आसपास का नायक 900 साल बीतने के बाद, 1100 साल बीतने के बाद उसका कहीं पर भी 3 फीट की मूर्ति नहीं लगी। अब देश कहां से खड़ा होगा? केवल क्या सर्टिफिकेट लेकर के लाइन लगाने की आवश्यकता है? और जब पृथ्वीराज चौहान का स्मारक बना 1700 फीट की हाइट के ऊपर, मैं आज ईमानदारी से कहता हूं, मुझे सब कहते हैं मैं ऐसा हूं वैसा हूं, कुछ नहीं है। उस पृथ्वीराज चौहान ने मुझे जागीर दे दी, उसने मुझे सांसद बना दिया। सांसद बन गया तो फिर आगे का काम अपने आप चलते रहा। राजा महाराजाओं ने खाली गांव थोड़ी दिए, मुझे तो पृथ्वीराज ने मरने के बाद 1000 साल बाद एक जागीर लाके दी, मैं सांसद। हमने कहा कि क्या यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाएगा क्या? साहब, आप पढ़ी लिखी किताबों को पढ़ा सकते हैं, आपके पाठ्यक्रम कौन तय करता है? हिंदुस्तान के एक शिक्षा मंत्री आदेश जारी करते हैं कि आप ऐसा कुछ मत पढ़ाइए जिसमें किसी की पूजा पद्धति का पता लगता हो। तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने आदेश जारी किया था। अब अगर ये पता लग जाए कि अकबर और महाराणा प्रताप का मामला, तो अकबर की पूजा का पता लग जाएगा, आप पढ़ा नहीं सकते पाठ्यक्रम के अंदर। तो हमने कहा चलो थोड़े आगे चलते हैं। आप में से दाहिर सेन का नाम सबने सुना होगा। राजा दाहिर, जब मोहम्मद बिन कासिम ने पहला हिंदुस्तान पर हमला किया, खलीफा ने, उसका मुकाबला राजा दाहिर ने किया। सिंध का राजा था, और इस दुनिया के अंदर उसके 3 इंच का पत्थर लगा हुआ नहीं। किस बात की बात करना चाहते हैं, क्या पढ़ाना चाहते हैं, किस गौरव के साथ हमारे आज की पीढ़ी को हम तैयार करना चाहते हैं? हमने कहा नहीं, कोई बात नहीं, देश के टुकड़े हो गए, सिंध उधर रह गया। हम अजमेर के अंदर एक दाहिर सेन का 44,000 वर्ग मीटर जमीन के अंदर एक स्मारक बना दिया, जो दुनिया का है। और जो सिंध को अलग करने वाली बात करते हैं, वो हर साल आकर के वहां हाथ जोड़ते हैं, रोते हैं खड़े होकर के, हमारा दाहिर सेन। आज की पीढ़ी को क्या करेंगे? दुर्सा आढ़ा केवल मात्र कविता का कवि नहीं है। दुर्सा आढ़ा ने जो लिखा वो मरने के बाद जिंदा रहने की कविता है, जो डॉक्टर भी नहीं कर सकता, मेडिकल कॉलेज और एम्स वाले भी नहीं कर सकते। मरने के बाद जिंदा थोड़ी रख सकते हैं, केवल दुर्सा आढ़ा उनको जिंदा रख सकता है। ये क्षमता केवल दुर्सा आढ़ा और उसके कालीन या उस वृत्ति वाले कवि के हाथ में है, जो उसमें से किया जा सकता है। अब आप कह सकते हैं कि आप क्या करेंगे? तो हम एक काम कर लेते हैं। दुर्सा आढ़ा जी ने चंद्रसेन पे गीत लिखा। चंद्रसेन जी पे बहुत कम गीत है। मैं तंवर साहब होंगे ना, मेहरानगढ़ ट्रस्ट वाले, नहीं है। तो फिर दुर्सा आढ़ा ने जब चंद्रसेन पे लिखा, आपके यहाँ तो पीठ भी बनी हुई है, मैंने सुना है। एक कोई बहन गर्ग ने चंद्रसेन जी पे काम भी किया है। तो मैं आज आपके बीच में कहते हुए मुझे बहुत हर्ष है कि राजस्थान सरकार ने, मुख्यमंत्री ने जोधपुर के अंदर 4 करोड़ रुपए की लागत से चंद्रसेन का स्मारक बनाने का फैसला किया। और चंद्रसेन जिसका आपने उल्लेख किया, जिसमें दुर्सा आढ़ा के गीत हैं, छंद हैं, आपको वहां मिलेंगे। बात इतनी है कि कोई गलती लालची से मत निकालना। कोई एक ठीक से प्रोफेसर साहब या जो भी हो, मैं गुरु मानता हूँ, वो मुझे अगर गाइड करेंगे, मैं कह सकता हूँ दुनिया का बेहतरीन पैनोरमा वो जोधपुर में बनेगा। प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान का जो बना हुआ है आपका, ये गांधी शांति प्रतिष्ठान, शायद यूनिवर्सिटी के सामने आसपास ही ये जगह, हाँ, वहाँ पर एक भव्य उसका स्मारक बनेगा। जब दुर्सा आढ़ा देशभक्ति पर लिखता है तो दुर्गादास पे लिखता है। दुर्गादास प्रतीक है जोधपुर का। अगर दुर्गादास ना हो तो क्षमा कीजिएगा, औरंगजेब से मुक्ति कभी नहीं मिलती। और वो सत्ता कब तक चलती, मैं पढ़ रहा था उसमें, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, मैं राजस्थानी शब्दकोश में से पढ़ रहा हूं। उसको ये कहा गया है कि सबका एक पूजा पद्धति कर दो। औरंगजेब को कहा कि आप तो एक काम करो, सब छोड़ो, एक धर्म कर दो। और उस मिशन में लगा हुआ था। और दुर्गादास ना होते तो क्षमा कीजिएगा, ना रीति बनती ना नीति बनती। आप और हम सबको भी सुबह से शाम तक वही करना पड़ता जो औरंगजेब ने किया था। परंतु उसकी सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए यदि किसी ने बेहतरीन काम किया तो दुर्गादास जी ने किया। मैं आपको इतनी बात कह सकता हूँ कि शायद आने वाले
6-7 महीने में एक निमंत्रण पत्र मैं आपको भेजूंगा, जिसमें दुर्गादास राठौड़ का मसूरिया पहाड़ी पे स्मारक का उद्घाटन होगा। मैं आपको अग्रिम रूप से उसके लिए आमंत्रित करना चाहता हूँ। बात दुर्सा जी की है। अब दुर्सा जी को याद क्यों करें? गजानन जी तो प्रोफेसर है, बड़े सलीके से अपनी बात कह गए। अब दुर्सा जी को अगर आपको स्मरण करना है तो डॉक्टर शक्तिदान जी कविया आप ही की यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। मैं सब आपको कोट करूंगा आज। उन्होंने कहा कि आढ़ो दुर्सो हुई अगवाणी, जोत जगाणी सथरी जोत, सत्याग्रह धरने दर्शानी, कवि वाणी जनबल नृपकोप। ये एक कारण ये है कि सत्य की रक्षा के लिए दुर्सा आढ़ा अगवाणी बना, और अगर दुर्सा आढ़ा अगर अगवाणी ना होता तो ये दुनिया के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिखने वाला धरना कभी नहीं हो पाता। हमारा जिन्होंने अन्याय किया उनको एक रत्ती भर नुकसान नहीं पहुंचाया। परौवा के अंदर जो बना हुआ मंदिर है, उस मंदिर में जाकर के माता जी की जोत करके कटार खा करके अपने अंग काट काट करके प्राणोत्सर्ग कर दिया। उसमें से 175 कवियों और खांपों का तो नाम मिलता है। गोपाल दास जी ने जिसका दाह संस्कार कराया है दुनिया के कई इतिहास में, वो धरना अगर कहीं हुआ तो दुर्सा आढ़ा जी के नेतृत्व में। अगर दुर्सा आढ़ा ना होते तो वो धरना नहीं हो पाता। तो साहब नॉन वायलेंट मूवमेंट करने वालों को तो सारी दुनिया में नोबेल पुरस्कार, ये पुरस्कार, वो पुरस्कार, स्मारक, यहाँ वहाँ यूएनओ में सब जगह है। दुर्सा आढ़ा क्यों नहीं है? क्या दुर्सा आढ़ा का होना चाहिए स्मारक? नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अच्छा, बैठ के तय कर लो। रिस्क है, और रिस्क ये है कि सत्य के रास्ते पर चलते हुए ये छोटी मोटी झंझटों से मुकाबला करना पड़ेगा। देश कहां जाना चाहता है, किधर जाना चाहता है, ये बात तो आपको तय करनी पड़ेगी। दुर्सा आढ़ा के आयोजन से काम नहीं चल सकता। दुर्सा आढ़ा ने जो कुछ लिखा, दुर्सा आढ़ा ने जो नीति निर्धारण की, जो उन्होंने अपने कार्य के द्वारा मार्गदर्शन किया, उससे जीने का रास्ता तय करने वाले लोगों का यहां संकल्प चाहिए। राम सिंह जी आढ़ा साहब, वरना क्या होगा? आप हमको खाना खिला दोगे, भाषण हो गया, कल अखबार में छप जाएगा, टीवी में आ जाएगा। तो बताओ दुर्सा आढ़ा को जीना चाहिए कि नहीं जीना चाहिए? पक्का? तो हमेशा आप इनका राम सिंह जी आढ़ा का और इनका प्रोफेसर साहब महिपाल सिंह जी और इनका काम करते हो, तो आपका कहना इनको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? पक्का? अब गुरुजी तय कर लो कि दुर्सा आढ़ा को कहाँ ले जाना है। हमेशा भी ऐसे नहीं है कि आप हमको एक चाय कॉफी पिलाकर आयोजन कर दिया और हम आपको थैंक्स देके चले जाएंगे। मैं चारण हूँ जाति का। ये तय करना पड़ेगा कि दुर्सा आढ़ा, दुर्सा आढ़ा मेरे पुरखे लखाजी बारट के अभिनव मित्र थे। मेरे गांव में एक बीडीओ साहब आए, वहां आके पूछा कि लखावत साहब का घर कहाँ है। तो वहां तो सभी लखावत है मेरे गांव में। उन्होंने कहा कौन से लखावत साहब? उन्होंने कहा वो एक अजमेर में रहते हैं हमारे एक, और वकालत करते हैं। उनका अच्छा ओंकार सिंह जी लखावत है। वो घर बताया कि वो घर है। उन वीडियो साहब ने मुझे आकर के कहा कि यार मैं आपके गांव गया तो मैंने देखा आप एक ही लखावत हो। मैंने गलती से पूछ लिया लखावत साहब का घर कहाँ है। उन सब ने ये कहा कौन से लखावत साहब? तो मैंने आपका नाम बताया, तब आपका घर बताया। मैं आपको ईमानदारी से बताता हूँ, मैं इतना उद्वेलित हुआ उस विषय को लेकर के कि क्या सबको एहसास है कि वो लखावत है, लखाजी के वंशज हैं। गजानन जी ने भूमिका लिखी है मेरी किताब पे। लखाजी जो दुर्सा जी के बहुत अभिन्न मित्र थे, उनपे मैंने एक किताब की, लगभग मुझे 8-10 साल उस किताब पे लगे। परंतु मैंने एक काम किया है कि जिस दिन मेरी किताब प्रकाशित हुई, यदि 2 महीने का बच्चा भी पैदा लखावत के परिवार में था 4 गांवों में, मैंने उसके पीछे वंशावली दी उस सबको, ताकि ये कह सके मैं लखावत हूं। तय करो दुर्सा आढ़ा का नाम लेके आयोजन करके, और तय करो ना, हिंदी वाले तय करो, और घबराने की क्या जरूरत है। हिंदी
झेवरचंद मेघानी जी कहते हैं कि गुजराती और हिंदी तो राजस्थानी तो एक ही थी, हम अलग हो गए, राजस्थानी यहाँ रह गई। तय करो कि दुर्सा आढ़ा हमारा प्रतीक होगा राजस्थानी को विश्व में मान्यता दिलाने के लिए, विश्व में सम्मान दिलाने के लिए। दुर्सा आढ़ा हमारा एक तरह से उदाहरण होगा। मैं सुप्रीम कोर्ट में बहस करते समय जैसे लॉ को साइट करता हूं, दुर्सा आढ़ा को आप साइट करिए। हमारे को पूछते हैं आपकी उम्र क्या है, अरे भैया तेरी मात्रा ही नहीं जानते थे, हमसे क्या पूछते हो। पिछले दिनों मेरे पास एक स्कॉलर आई कि मुझे पीएचडी करनी है चांद संस्थान में, तो मैंने कहा अमर सिंह राठौड़ पे कर लो। तो कहने लगे साहब कहाँ क्या मिलेगा। मैं चिंता मत कर, करा देंगे। उदयपुर यूनिवर्सिटी में लगाया, उन्होंने कह दिया नहीं नहीं नहीं, वो तो राजस्थानी में थे, अमर सिंह पे जो कुछ लिखा गया। तो मैं यूनिवर्सिटी में गया, उन प्रोफेसर साहब से कहा कि साहब अमर सिंह राठौड़ हुआ, उसमें आपकी हिंदी तो थी नहीं ना, मैं क्या करूं। आपका जन्म कितना है, आपका विकास देख लीजिए, आप हमसे पूछ रहे हो। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि राजस्थान के यशस्वी इतिहास को अगर आपको बचा करके रखना है तो आपको दुर्सा आढ़ा को तो माध्यम बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप सीधी सीधी बात नहीं कर सकते। कईयों के ट्रांसफर का झगड़ा है, कईयों के प्रमोशन का होगा, कईयों के इंक्रीमेंट का झगड़ा होगा, मैं उसमें डालना नहीं चाहता। पर मैं कहता हूं कि दुर्सा आढ़ा को हम अगर एक माध्यम बनाते हैं, और वो इसलिए उनको मानना पड़ेगा कि अभी उनकी और दुर्सा आढ़ा की एक ही मत चल रहा है। अभी दिल्ली वाले दुर्सा आढ़ा के रास्ते पर चलने को तैयार है, जोधपुर यूनिवर्सिटी तय कर ले कि उनको रास्ता बता दे, तय करो। और इसलिए मेरा ये कहना है कि दुर्सा आढ़ा को स्मरण करने के लिए जब गिरधरदान जी ने लिखा कि रहसी बात जिते धर रहसी, बैसी पता तना बखान, ऐसी कथा घुमर धर उर में, कैसी भले भलो कवियाण। जब तक ये धरती रहने वाली है, इन कवियों को दुर्सा आढ़ा के बारे में कहना ही पड़ेगा, अगर उनको अपने अस्तित्व के साथ में, अपने स्वाभिमान के साथ में कोई बात रखना है। और वो यशस्वी क्यों हो गए भाई? दुर्सा आढ़ा ने वेद क्षेत्री लिखी, समालोचकों की कोई कमी नहीं है जिन्होंने ये कह दिया ये दुर्सा आढ़ा की लिखी हुई नहीं है। इतना विद्वान कहां से हो गया? पर दुर्सा आढ़ा की वेद क्षेत्री के आधार पर मुझे आपको सूचित करते हुए आनंद की अनुभूति हो रही है कि वर्तमान की सरकार ने, भजनलाल जी की सरकार ने, इसी जिस महाराणा प्रताप पे दुर्सा आढ़ा ने लिखा है, उस पर 100 करोड़ रुपए लगा करके हम महाराणा प्रताप का सर्किट बना रहे हैं, उसमें दुर्सा आढ़ा मिलेगा। मैं साथ केवल वैसी बात नहीं कहना चाहता हूं, मैं आपको एक बड़ा भेंट कर दूंगा, मैं आपको एक दुपट्टा उड़ा दूंगा, मैं पत्थरों के अंदर अक्षर डाल देंगे, दुर्सा आढ़ा आपको हल्दी घाटी में मिल जाएगा, अगर थोड़ा जाओ तो गोगुंदा में मिल जाएगा, थोड़ा आगे जाओ तो चाउंड में भी दिखा देंगे, थोड़ा आगे और चलोगे तो हम दिवेर में भी दिखा देंगे। पर यह नहीं हो सकता कि अब आप जिसने महाराणा प्रताप बनाया, जिन कवियों ने उनको जनमानस में जिंदा रखा, उस कवियों की वाणी उसमें उपेक्षित नहीं होगी। हमारा प्रयास होगा कि आप जोधपुर विश्वविद्यालय में जब दुर्सा आढ़ा को पढ़ा रहे हो, मैं पत्थरों के ऊपर उकेरने का काम करूंगा। मात्रा छोटी होगी बड़ी होगी, मैं आप देख लेना। मेरे को ये न कहे कि अनपढ़ आदमी के हाथ महाराणा प्रताप आ गया तो मात्रा छोटी होगी बड़ी होगी, मैं ऐसा मान करके चलता हूं। अब टोटल मिला के बात यह है कि आखिर दुर्सा आढ़ा ने ऐसा क्यों किया? भाई दुर्सा आढ़ा आराम से रह रहा था ना, काय का इस सारे झंझट में पड़ा, काय को महाराणा प्रताप का साथ दिया। वो तो जंगल में घूम रहे थे, पहाड़ों में घूम रहे थे। पर दुर्सा आढ़ा ये बात क्यों कहते हैं कि वो महाराणा प्रताप पे सब कुछ लिखते हैं? अकबर के दरबार में जब उनको श्रद्धांजलि सभा दी जाती है, उस समय वो कहता है, दुर्सा आढ़ा का गीत बहुत प्रसिद्ध है, उसमें उन्होंने कहा है कि ना तो तुम्हारे झरोके के नीचे आया, न तो उसकी गाय, उसके घोड़े पे कभी उसका दाग लगने दिया, न गाय की कभी हत्या हुई,
ना उसने अपने बहन बेटी को तुम्हारे यहाँ रहने के लिए भेजा। महाराणा प्रताप को अकबर के सामने अगर श्रद्धांजलि दी है, उस श्रद्धांजलि का वक्ता दुर्सा आढ़ा है और उसका वो छंद पढ़ाया जाता है, हमारे यहाँ पाठ्यक्रम में है। हिम्मत थी क्या? अरे साहब, दूसरा आदमी होता ना, हार्ट फेल हो जाता। एक बार पृथ्वीराज राठौड़ और अकबर के दरबार में गए। वहां जाके देखा तो कुछ दो जने खड़े खड़े कुछ इधर उधर की बात सुना रहे थे। वो स्पष्ट थी, समझ नहीं पाए। पृथ्वीराज राठौड़ ने अकबर से पूछा कि जहां ये क्या हो रहा है? उन्होंने कहा कि तुम्हारे ये जो हमारा बारे में जो कुछ लिखा गया है, तो तुम्हारे यहाँ जैसे वो चारण कविता पढ़ते हैं ना, वैसे ये हमारा ग्रंथ पढ़ रहे हैं। तो पृथ्वीराज ने कहा कि इसमें तो किसी का जोश है वो भी ठंडा पड़ जाएगा। चारण तो कविता पढ़ता है तो खून उबलने लगता है। तो कहने लगे अच्छा कैसे होता है, ऐसा कोई पढ़ने वाला है? मैं देवी प्रसाद जी को, मुंशी देवी प्रसाद जी को कोट कर रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि हाँ एक कवि है, दुर्सा आढ़ा को ले गए। और दुर्सा आढ़ा ने जब छंद पढ़ा डिंगल का, उससे पहले पृथ्वीराज जी ने कहा कि जब चारण कवि छंद पढ़ता तो हम तलवारें एक तरफ रख देते हैं, नहीं तो तलवारें निकल आती है, तो आपके जितने हथियार इधर उधर दो बेकार हो जाएगा। तो सारे हथियार एक तरफ रखा दिए। पर दुर्सा आढ़ा ने जब वहाँ छंद पढ़ा, तब अकबर को पता लगा कि डिंगल क्या है, चारण कवि क्या है और कविता क्या होती है। हम इसका उल्लेख नहीं करते। दुर्सा आढ़ा के बाद में ऊपर सरसरी तौर पे पढ़ा करके काम छोड़ देते, तो जैसे एमएलए साहब का अभिनंदन पत्र करते हैं, प्रधान जी का करते हैं। यार ये कोई बात हुई क्या? आप सारे लोग पढ़े लिखे हो, आप हमारी पीढ़ियों को तैयार करने वाले लोग हो। बोलो ना, दुर्सा आढ़ा पे जो कुछ भी उपलब्ध है वो क्यों नहीं रखा जाए सबके सामने? और इसलिए लिखा तो इसलिए लिखा दुर्सा आढ़ा ने कि उसका कारण पृथ्वीराज राठौड़ बताते हैं। पृथ्वीराज राठौड़ उनका सेनापति है, अकबर का, मेवाड़ का जमाई है, जिसकी पत्नी ने नवरोज छुड़वा दिया चंपा देने। अलग विषय हो जाएगा, मैं जाना नहीं चाहता उसमें। पर पृथ्वीराज राठौड़ लिखता, देखिए दुर्सा आढ़ा क्यों ये सब कुछ करता है। वो कहता है, नर जेठ निमाणा निलज नारी, अकबर गाहक बट अबट, चौहटे तिण जायर चित्तोड़ो, बेचे किम रजपूत बट। जहां पर मानहीन पुरुष और निर्लज स्त्रियां हैं और जैसा चाहिए वैसा ग्राहक अकबर है, उस बाजार में जाकर चित्तौड़ का स्वामी प्रताप सिंह रजपूती को कैसे बेचेगा? ये कारण है। कोई दुर्सा आढ़ा ऐसा थोड़ी था कि कोई किसी खेत के लिए या किसी गांव के लिए उसने छंद लिख दिए, महाराणा प्रताप के ऊपर विड़द छत्र लिख दी। उसका अंतर समझने की कोशिश करिए। एक तरफ अकबर था, दूसरी तरफ महाराणा प्रताप था। एक तरफ वो व्यवहार था जहां हमारी मान मर्यादा, धर्म, पूजा, मातृशक्ति कोई सुरक्षित नहीं थी। तो फिर दुर्सा आढ़ा विड़द क्षेत्री लिखते हैं। कवियों की भी कमाल है। कवि तो ये कहते हैं नहीं ये तो शायद दुर्सा जी ने लिखी नहीं होगी। अरे भाई, मुझे कविता नहीं आती तो मैं फालतू की बात काहे को करूं? मैं कहता हूं कि विद्वानों को अगर आपने समय रहते हुए अगर उस कालखंड के कवियों को अगर आपने सुरक्षित नहीं रखा, पढ़ाया नहीं, उस पर काम नहीं किया, तो क्षमा कीजिएगा, इतिहास के साथ अन्याय होगा। हमारा पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। मैं अगर भाटे चूना में जाकर अगर जांबाजी का स्मारक बना रहा हूं तो काय के लिए कर रहा हूं? मैं अगर तेजाजी पे काम करता हूं, अमर सिंह राठौड़ पे काम करता हूं, मीराबाई पे काम करता हूं, तो काय के लिए कर रहा हूं? चाय के लिए करता हूं क्या? और मैं जानता हूं मीरा जन जन के अंदर जानी चाहिए। मैं जानता हूं अमर सिंह का शौर्य, अमर सिंह की कटारी पर जितने चारणों ने गीत लिख दिए, किसी महाराजा पे भी आज तक नहीं लिखे होंगे। अरे कठपुतली वालों ने उसको जिंदा रख लिया। क्या हम कठपुतली जैसे भी नहीं है क्या? अमर सिंह राठौड़ पे नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे?
मैं जब स्मारक बना रहा था, वहाँ के लोगों ने मुझे कहा, वोटों का समीकरण बिगड़ रहा था, मुझे कहा कि साहब ये अमर सिंह का तो मत बनाओ, ठाकर ठुकरों से हमारे को मुक्ति मिल गई, हमारी छाती पे मत बैठाओ। मैंने कहा अमर सिंह बैठेगा, यहीं बैठेगा, सर्किट हाउस के सामने बैठेगा, छतरी के पास बैठेगा, और वही होगा जो वहाँ पर उसने जो कुछ उसने किया शाहजहां के दरबार में, वो भी दिखाऊंगा। हमने बना दिया। तो मेरा ये कहना है साहब, अब युग आया है, इस युग के अंदर कमियां मत ढूंढिए। कमी तो आप किसी में ढूंढ लो ना, अपने दादाजी पर ढूंढ लेंगे। इन महापुरुषों को जो हमारी आज की पीढ़ी को खड़ा कर सकते हैं, जिसमें से हिंदुस्तान खड़ा हो सकता है, जिसमें स्वाभिमान देशभक्ति खड़ा हो सकता है, केवल मात्र वोटर लिस्ट में नाम होने से हिंदुस्तानी नहीं हो सकते। हिंदुस्तान के गुण हैं क्या हमारे में, वो इनमें से खड़े करने के नाते आवश्यक है कि हम इन महापुरुषों को, इन कवियों को उसमें पढ़ने के नाते हम कुछ काम करें। तो एक तो अकबर का वो रास्ता बता दिया जो क्या धंधा करता था, और दूसरा ये किया कि रहीम खान खाना की जो बेगम थी वो इस युद्ध के दौरान कहीं इधर फंस गई बीच में। ये महाराणा प्रताप था जिसने सुरक्षित उस खान खाना की पत्नी को वापस भिजवाया, वरना क्षमा कीजिएगा, मोहल्ले में हमारी बहन बेटी भी सुरक्षित नहीं है। तो प्रताप यूं नहीं है, प्रताप कोई मेड इन नहीं है कि किसी फैक्ट्री में पैदा हो गया। भारत का संस्कार उसमें दिखता है, भारतीयता दिखती है। हिंदुस्तान के दर्शन महाराणा प्रताप में किए जा सकते हैं। और हिंदुस्तान दिखाना है तो आपको पढ़ाना पड़ेगा, आपको उसकी व्याख्या करनी पड़ेगी, युगानुकूल बताना पड़ेगा। कोई रिस्क नहीं है, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं, अब आने वाले 100, 200, 500 साल तक तो महाराणा प्रताप ही पढ़ाना पड़ेगा। तो आप काय को पीछे रह रहे हो जोधपुर यूनिवर्सिटी वाले। मेरी आज की पीढ़ी को क्या बताना चाहते हैं? हमारा इतिहास कैसा पढ़ाएंगे, साहित्य कैसा पढ़ाएंगे? और तो छोड़ो, आप इनकी हिम्मत देखो दुनिया की, वो क्या कहते हैं। मैं मुझे हैरत अंगेज लगता है। एक आर्थर मैकडॉनल्ड हुआ है, नाम सुना आप लोगों ने। वो एक संस्कृत साहित्य के इतिहास पे 1899 में कहते हैं, भारतीयों ने इतिहास लिखे ही नहीं क्योंकि उन्होंने कभी कोई ऐतिहासिक कार्य किया ही नहीं। इसका कौन जवाब देगा? इसका जवाब जोधपुर यूनिवर्सिटी को देना पड़ेगा। हमने कोई ऐतिहासिक काम ही नहीं किया। एक नेहरू पुरस्कार विजेता है प्रोफेसर ग्रिगोरी बोगार्ट, वो प्रोफेसर लेविन। अब ये मत समझना मैं पगड़ी मानता हूं तो मैं पढ़ता नहीं हूं, मैं पढ़ता भी हूं, और उन सबको पढ़ता हूं, और इन सबका पाई पाई का हिसाब चुकाने की योजना भी बनाता हूं। वो ये कहता है, आर्यों की भूमि मूल रूप से काले सागर के समीपवर्ती मध्य एशिया में थी। आदि तो यहां के थे ही नहीं जी, बाहर से आए थे, विदेशी हैं। ये हमारी जड़ों को काटने के लिए उपक्रम है। एक मिस्टर क्यूनो है, वो ये कहते हैं आर्यों का मूल स्थान यूरोप में था। छोटी छोटी बात को लेकर आंदोलन करते हैं, हाय हाय करते हैं, प्रदर्शन करते हैं। इस पे क्यों नहीं बोलते हैं? एक प्रगतिशील लेखक है, उनका नाम है ताराचंद। वो कहते हैं आदि शंकराचार्य को अद्वैत वेदांत की प्रेरणा 9वीं शताब्दी में अरबों से मिली थी। आदि शंकराचार्य को अद्वैत वेदांत की प्रेरणा अरबों से मिली थी जी। अरब कंट्री के जो है ना हमारे, वो हुसैन, ये हुसैन। फ्रैंक एंथोनी का नाम सुना होगा, नॉमिनेटेड सांसद थे, भारत की संसद में भाषण देते हैं। वो ये कहते हैं कि आर्यों के द्वारा लाई जाने के कारण संस्कृत विदेशी भाषा है, इसलिए संविधान की 8वीं सूची से निकाल देना चाहिए। संस्कृत बाहर से विदेशी लोग लेके आए जी इसको। आप लोगों को नींद कैसे आती है?
पाठ्यक्रम तो साहब माफ कीजिएगा, पाठ्यक्रम तो सरकार और सत्ताओं के साथ बनता है। पाठ्यक्रम कमेटी कैसे चलती मैंने देख रखी है। अजमेर में मेरा हेडक्वार्टर है, वो एजुकेशन बोर्ड वहाँ है, वहाँ के चेयरमैन थे मुखोपाध्याय जी, एक बार IAS। मुझे कहने लगे लगाओ साहब मैं क्यों बदलूँ पाठ्यक्रम। मैंने कहा क्या हुआ, मेरे से क्या बोल रहे हो। कहने लगे कह रहे हैं इस पाठ्यक्रम को बदल दो, सरकार बदल गई तो पाठ्यक्रम बदल दो। अरे भैया सरकारें बदलने के साथ पाठ्यक्रम बदल दोगे, आपके मेरे दादे बदल जाएंगे, पुरखे बदल जाएंगे, आपकी और हमारी रेस बदल जाएगी, आपके और हमारे सिद्धांत बदल जाएगी, हमारी देशभक्ति बदल जाएगी, हमारे सिद्धांत बदल जाएंगे, हमारा धर्म और पूजा पद्धति बदल जाएगी क्या। अगर आप पढ़े लिखे लोग समय रहते हुए यदि अपना दायित्व नहीं निभाया तो क्षमा कीजिएगा, हम कुछ भी बदल देंगे, आपको पता ही नहीं लगेगा। हम मतलब मेरी जाति है, हमारी भी एक जाति है ना अलग से। और इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि समय है कि आज हमारे उन सब लोगों को पढ़ाने की आवश्यकता है जिनको, जैसे मैं मान लीजिए यहाँ पर चंद्रसेन जी पे काम करूंगा तो मैं दुर्सा अड्डा को दिखाने वाला हूं, दिखाऊंगा, क्यों नहीं दिखाऊंगा। और मौका पड़ा तो हम चूकने वाले भी नहीं है, मैं आपको साफ कहता हूं। अगर चंद्रसेन यहाँ नहीं आ सकता, चंद्रसेन जी का एक गांव यहाँ नहीं है, सब अजमेर जिले में। मैंने उनसे कहा जोधपुर छुड़ा दिया तुमसे, वापिस जोधपुर की राजधानी में जाओ, चंद्रसेन का रहना जरूरी है यहाँ। और मैं आज आपसे कह रहा हूं कि चंद्रसेन का कंपैरिजन करके देख लीजिए। सतत जितने अकबर से उसने संघर्ष किए, 20 साल छपनों के पहाड़ों में रहे, सिवाना के पहाड़ों में रहे, और अंतिम दिन भी सोजत के आसपास की पहाड़ियों में उनका अंतिम संस्कार हुआ। वहां पर उनका स्वर्गवास हो गया। पहाड़ियों में मिलेगा हिंदुस्तान में ऐसा कोई नायक। इसलिए हिंदी विभाग, इतिहास विभाग चंद्रसेन पर वैसा ही काम करिए जैसे हनुमान चालीसा पढ़ने से पुण्य मिलता है। उससे तो कितना मिलेगा वो हनुमान जी जाने, मुझे मालूम नहीं। पर मैं ये कह सकता हूँ कि चंद्रसेन पे अगर आपने 2 पैराग्राफ भी लिखे, आप राष्ट्रीय दायित्व की पूर्ति करेंगे। हिंदुस्तान की आज आवश्यकता है इन सब चीज़ों की, और इसके लिए हम सबको कहीं न कहीं कुछ करना चाहिए। BBC के एक पत्रकार मार्क टूली हुए, देहरादून के वेलम स्कूल में उन्होंने भाषण दिया, मैं उसको कोट कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि जब पश्चिम स्वयं अपने जीवन मूल्यों पर पुनर्विचार कर रहा है, तब आपका अपनी संस्कृति व इतिहास को बचाते हुए असली भारत बनना सातत्यपूर्ण है और नकली अमेरिका बनने की अपेक्षा ज्यादा ठीक है। ये जितने यूरोप के देश हैं उनकी हालत बहुत खराब है। उन्होंने कमेटी बनाई थी कि हमारी हालत ऐसी खराब क्यों हो रही है। भारत दुनिया भर में दहाड़ रहा है। निक्सन हुआ करते थे अमेरिका के राष्ट्रपति, उस समय हमारे भारत के प्रधानमंत्री गए थे, रात को डिनर की व्यवस्था थी। आप आश्चर्य करोगे 1 घंटे तक उस निक्सन ने हमारे प्रधानमंत्री से नमस्ते तक नहीं की, टेबल पर खाली बैठा रहा वहां पर फोटोग्राफी के लिए। और एक प्रधानमंत्री अभी गए तो वहाँ के राष्ट्रपति कहते हैं सर आप मुझे ऑटोग्राफ दे दीजिए, आपको बहुत उससे पॉपुलरिटी बढ़त है आपकी, ये ताकत है, ये ताकत आपकी है। भारत की जितनी अच्छी जनरेशन आप खड़ी करेंगे उसमें से भारत खड़ा होगा। और इसलिए हमारा जो इतिहास है, गौरवशाली इतिहास है, उस इतिहास से आज की पीढ़ी को अवगत कराना और ये नया इतिहास कायम कर सकते हैं आज की लोकतांत्रिक व्यवस्था में, यह पढ़ाने का काम करना, तब दुर्सा अड्डा को श्रद्धांजलि हो सकती है। वरना मैंने देखा रामसी जी ऐसी रिस्क क्यों उठाई आपने दुर्सा अड्डा पे कार्यक्रम करने के लिए, वो भी यूनिवर्सिटी में करने का काम किया। उन्होंने तो महाराणा प्रताप पे लिखा, इस पे लिखा, उस पे लिखा। और मैं भी जानता हूँ वो चारण है, इसलिए मेरे समझ में आ गया कि आपने दुर्सा अड्डा पे कार्यक्रम रखा है, तो आपका हिडन एजेंडा क्या था। तो मैंने इनसे पूछा कि मुझे क्या बोलना है, तो कहा नहीं आप सब जानते हैं। मैं समझ गया, तो मैं दुर्सा अड्डा जी को मेरे पुरखे भी जानते थे और आपको मैं जान गया, इसलिए मुझे आपके बोलने का अवसर मिल रहा है। और मैं इस बात को बार बार इस बात को सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस सारे विषय के ऊपर
हम लोग कहीं ना कहीं एक सकारात्मक रूप से आज की पीढ़ी को तैयार करने का जिम्मा हमारा है। अगर साहित्यकार कलम नहीं उठाता है तो युग के साथ अन्याय करेगा। यदि प्रोफेसर हमारी जानकारी, हमारे इतिहास, गौरवशाली इतिहास को आज के छात्र को नहीं बताएंगे तो क्षमा कीजिएगा, आज की जनरेशन को खड़ा करने का जो काम है वो कौन करेगा। मैं भारत की संसद पर मैंने राजस्थानी के बारे में भाषण दिया। मैं जब भाषण दे रहा था, भाषण के बाद में हमारी नजमा हेपतुल्ला डिप्टी स्पीकर थी। उन्होंने कहा लखावत जी आपने देश को कोट किया, पर मैंने सबको कोट किया। इंदिरा जी को भी कोट किया, तो वाजपेयी जी को भी कोट किया, तो अडवाणी जी को भी किया, तो सुनीति चटर्जी को भी किया, रविंद्रनाथ ठाकुर को भी किया। मुझे कहना है लखावत जी फिर क्या दिक्कत क्या है? मैंने कहा दिक्कत एक है जी कि आप इसमें सम्मिलित नहीं हो। तो उन्होंने कहा मैं अपने आप को सम्मिलित करती हूँ, और राजस्थानी की अल्टीमेटली सरकार को कमेटी बनानी पड़ गई, जिसने ये कहा कि राजस्थानी 8वीं सूची में जुड़ने के लिए उसमें पर्याप्त सारे जो गुण होने चाहिए वो सारे गुण उसमें हैं। महापात्रा कमेटी बनी थी। और हम आप एक दूसरी बात कह रहे हैं कि क्या अभी प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने का, मातृभाषा में पढ़ाने का उपक्रम चल रहा है, मैंडेटरी हो गया है। क्षमा कीजिएगा, शिक्षा विभाग के लोग परेशान हैं कि ये जो पढ़े लिखे बड़े लोग हैं ना, जो किताबें लिखा करते हैं, वो मेरे बच्चों को पढ़ाने के लिए, पाठ्यक्रम के लिए पुस्तकें तैयार नहीं है। आज उन बच्चों की मातृभाषा में लिखने का काम कौन करेगा? अगर दुर्सा आडा होता तो हम कहते हैं कि आप एक बार जी एक कविता और लिख दो। क्या आज हमारा दायित्व नहीं है? केवल दुर्सा आढ़ा के का उल्लेख या उसके छंद पढ़ने से काम नहीं चल सकता। दुर्सा आढ़ा ने जिसके लिए जीवन जिया वो आज की पीढ़ी को बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। वो काम कौन करेगा? वो आप जिसके आगे डॉक्टर लगता है, जिन्होंने पीएचडी कर ली, जिन्होंने डीलिट कर ली, जो कॉलेज में पढ़ाते हैं, वो करेंगे। पाठ्यक्रम तो आप ही को लिखना ना, हमारा लिखा हो तो पाठ्यक्रम हो नहीं सकता। ये काम कौन करेगा? इसलिए आवश्यकता है कि दुर्सा आढ़ा पर छोटी छोटी किताब लिखी जाए, उनके जीवन में विभिन्न प्रसंगों को लेकर के 10-20 किताबें लिखी जाए, कुछ चित्र कथाएं लिखा जाए। आम आदमी के घर में किताब है क्या? 99% लोगों के घर में पढ़ने जैसा साहित्य उपलब्ध नहीं है। गजादान साहब जानते हैं, मैं चार्ट साहित्य शोध संस्था में तो कुछ नहीं, मैं तो ईमानदारी की बात है, मेरे को पढ़ा लिखा नहीं हो जाता। मैं तो दाल रोटी के लिए वकालत कर ली, बहस करता हूँ, पैसे आते हैं जेब में डालता हूँ, घर वालों को पैसा दे देता हूँ, दैट्स ऑल, मेरा काम पूरा है। तो हमने कहा कि हमारे घर पे साहित्य क्यों नहीं होना चाहिए? मेरे पास एक सज्जन आए, भाई साहब मैं बहुत कष्ट में हूँ, मैं तेरे घर में कितनी किताबें हैं ये बता चारण साहित्य की। वो कहने लगे वो तो नहीं। मैंने कहा पहले घर में किताब ले जा, फिर आ जाना मेरे पास। मैं आज आपको बता रहा हूँ कि देशभक्ति का पाठ, मातृभाषा के प्रति, महापुरुषों के प्रति, यदि उनको आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा का केंद्र बनाकर जिंदा रखना है, हमारे घर की अलमारियां इस साहित्य से भरी होनी चाहिए। पर वो तब भरे इस हॉल में बैठे हुए प्रोफेसर साहब लिखना शुरू करें। आम आदमी के समझ में आए वो तब तक आप नहीं लिखेंगे, आम आदमी के लिए उपयोगी होगा जब तक आप नहीं लिखेंगे। आप अधिकृत हो साहब, आपके पीछे डॉक्टर लिखा जाता है, आप यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। और इसलिए मैं आपसे फिर निवेदन करना चाहता हूं कि आज सबसे ज्यादा जो संकट है वो है बाजार और घर के अंदर सद साहित्य उपलब्ध नहीं है, हमारा इतिहास उपलब्ध नहीं है। इसलिए मनोहर कहानियां और सत्य कथाएं हमारे घरों में, हमारे ड्राइंग रूम में आकर के पड़ी रहती है। मैं ऐसा मान के चलता हूं कि जो दुर्साजी आढ़ा ने जो गीत लिखा, मैं उस गीत के 2 नायक हैं। हम उस नायक के ऊपर उनके गीतों को भी यहाँ प्रदर्शित करेंगे, आम आदमी को उपलब्ध कराने का काम खंड भी करेंगे। और आखिर में एक बात कह के अपनी बात को पूरी करता हूँ। मनोहर शर्मा और झवेरचंद मेघानी लिखते हैं, कोट कर रहा हूँ, गुजराती व राजस्थानी भाषाएं 16वीं शताब्दी से अलग अलग हुई है। इससे पूर्व ये दोनों
एक ही रूप में थी। मतलब समझ गए ना? ये जो पड़ोसी है ना भाई, और हम जो बोलते हैं वो एक ही है, एक ही थी। आज हम कहाँ हैं? हमारा लिखा हुआ कहाँ है? मेरे छात्र को पढ़ाता कौन है? और इसलिए एक ही इलाज है, इसका एक ही इलाज है कि रात को सोने से पहले प्रोफेसर साहब राजस्थान के जो कवि हैं, राजस्थान के महापुरुष हैं, राजस्थान के प्रेरणा स्रोत हैं, उस पर लिखे। अब ये फोगट का काम है, पर आप कॉलेज में पढ़ाते हो तो पैसा मिलता ही है ना भाई। मैं करता हूँ काम, मुझे ईमानदारी की बात है, सरकार तनख्वाह देती है और मैं काम करता हूँ उससे ज़्यादा तनख्वाह देती है, तो मैं काम करता हूँ रात दिन। मैंने क्या सोचा? मैंने सोचा मैं भाटे पे इतिहास लिख दूँ। मुझे कोई कह रहा था आरपीएससी में सवाल पूछते हैं, ये पूछते हैं। मैंने जाएंगे कहाँ बच्चों, जब लिखने वाले नहीं लिखे, मैं भाटों पे इतिहास लिखवा देता हूँ ना, मेरा क्या करेंगे। इसलिए इन महापुरुषों पे, चंद्रसेन पे, दुर्गादास पे, आप में से कोई प्रोफेसर हमको तैयार करके दे। हम इन सब पे काम कर रहे हैं और इस बार हम ऐसी उम्मीद करके आप चलिए कि अभी लगभग हम इस साल के अंत तक हम राजस्थान में 100 पैनोरमों की संख्या को पूरा कर लेंगे। महाराणा प्रताप पे 100 करोड़ रुपए लगा करके महाराणा प्रताप सर्किट का काम हम चालू कर रहे हैं, तो दुर्सा अढ़ा तो होगा ना वहां। अब आपके वो शब्द चाहिए जिसको मैं वहां उकेट सकूं। हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि उधर से, जहां से हमारा है, हम जिस एरिया की बात करते हैं, ये चाणक्य की बात की है एक वक्ता ने। चाणक्य पे 4 करोड़ रुपए लगा के चाणक्य का, जिसपे दुर्सा अढ़ा ने गीत छंद लिखा है, 4 करोड़ रुपए से उनका पैनोरमा बन गया। और इस बार हम 6 करोड़ रुपए से उस स्थान को विकसित करते हैं, उसमें दुर्सा अढ़ा मिलेगा, उनका गीत और छंद मिलेगा। थोड़ा आगे चले जाओ तरनोट के बारे में। मुझे भी कल ही परसों ही सरकार ने कहा कि जरा हो आओ, 150 करोड़ रुपए लगा करके उसको एक विश्व स्तरीय तीर्थ बनाओ, विकसित करो। तो साहब हम तो तैयार हैं, पर हमारी तो मोर वाली हालत है। अपने पैरों की तरफ देखते हैं तो दिक्कत होती है। हम पढ़े लिखे नहीं है, हमारी दिक्कत ही है। और पढ़े लिखे हैं तो आपके पास लाल पेन है, फिर आप मेरी गलतियाँ निकालोगे। मुझे संकट इतना सही है कोई। तो मैं पहले स्पीकर साहब की अंग्रेजी नहीं समझ पाया, इसलिए मेरे से जोधपुर छूट गया। अब मैं काम करूंगा और आप लालशाही से मेरी फिर गलतियां निकालने लग जाओगे, तो मैं किसके सामने अपील करूंगा। मैं आज आपके सामने अधिकृत रूप से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं, दुर्सा आढ़ा और दुर्सा आढ़ा की परंपरा के सब कवियों पर, उस पर लिखिए आप, उसको स्मारक के रूप में खड़ा करने का काम आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों हम खड़ा करेंगे। आज की पीढ़ी के सामने दिखाने के लिए ऐसा कर देंगे कि उनको केवल किताब खरीदने की राजस्थानी ग्रंथागार में जाने की जरूरत नहीं है। उसको पत्थरों पे लिखा हुआ मिलेगा, उसको आपको 3D में मिलेगा, 2D में मिलेगा, 4D में मिलेगा। तो मैं इतनी सी बात, मैं नहीं चाहता मुझे राम सिंह जी ने क्यों बुलाया, कैसे बुलाया, खाना खिलाना इनके हाथ में, खिलाएं ना खिलाएं इनकी मर्जी है। और मुझे जो लगा कि यदि मैं आज आपके सामने ये विषय नहीं रखूंगा, और मैं कोई रिस्क नहीं, क्योंकि मैं चुनाव नहीं लड़ता हूँ, मेरे बिगड़ने के लिए कुछ है नहीं मेरे पास में, मैंने इसलिए रखी, मेरा दायित्व समझता हूँ मैं चारण हूँ। इस विषय को मैं आपके सामने नहीं रखूंगा तो मैं किसके सामने रखूंगा? कोई सोचती गेट पर रखना चला। और मैं आपको फिर कह रहा हूं, समाज में सबसे बड़ी विपदा और संकट है वो सद साहित्य और सद इतिहास की उपलब्धता का है। इसलिए आइए आज दुर्सा अढ़ा जी की जयंती के अवसर पर इतना संकल्प भी ले लें कि हम, हमारी कलम में स्याही जब तक है और हमारी अकल जब तक है, हम सद साहित्य और सद इतिहास को लिखेंगे, छोटे छोटे को लिखेंगे, छोटे बच्चों के समझ में आ जाए वैसा लिखेंगे। तो फिर देखिएगा ये हमारा इतिहास और हमारे महापुरुष फिर जन जन के घर में होंगे, जन जन के प्रेरणा के केंद्र बन के खड़े होंगे, और हम भी गौरव से कह सकेंगे कि हमने हमारा दायित्व निभाया। मुझे क्षमा कीजिएगा, मुझे प्रोफेसर्स के सामने और विद्वानों के सामने नहीं बोलना चाहिए था, पर मैं दुखियारा आदमी अगर आपके सामने न बोलूं तो कोई सब्जी मंडी में बोलूं क्या? किसके सामने बोलूं जा करके?
और इसलिए मैंने अपने मन की बात आपके सामने रखी है। अगली बार तो मुझे ये बुलाएंगे नहीं, मैं पक्की बात है, परंतु मैं मान के चलता हूँ ये बुलाएं या ना बुलाएं मेरा ये काम जारी रहेगा। आप में से जितने लिख दोगे उसको उकेरने का काम है, इस धर्म को निभाने का काम हम सब मिलकर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद लखावत साहब। जोधपुर आपको सदैव बुलाएगा क्योंकि आप हमारे पथ प्रदर्शक हैं, आप हमारे मार्गदर्शक हैं। आपने अपने उद्बोधन में कई प्रश्न हमारे समक्ष रखे, तो कई ज्वलंत प्रश्नों के उत्तर भी। पत्थर पर इतिहास की बात जो आपने की है, निश्चित तौर पर वो पत्थर की ही लकीर होगी। और आपने कहा कि समय रहते कवियों को संरक्षित नहीं किया गया तो इतिहास के साथ न्याय नहीं होगा। खरी खरी पर बेहद उपयोगी बातें आपने इस मंच से साझा की। साथ ही शोध के कई नए आयामों पर भी आपने चर्चा की। पुनः आपका हिंदी विभाग और दुर्सा आड़ा फाउंडेशन की ओर से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।